तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि मई थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए, शर्माते हुए बेड पर बैठते हुए अपने मन में कर रही होती है, कहीं इस लड़के ने मेरी बॉडी को तो चेक नहीं किया, जिसकी वजह से इसे मालूम है कि मुझे स्केटरिंग पाउडर दिया गया था। क्या इसने इस रात को जब मैं लेटी हुई थी तो इसने मेरी बॉडी को चेक किया था जब मैं होश में नहीं थी। और हम देखते हैं यह चीज़ों को सोचकर वह वहाँ पर रजाई को लेकर लपेट कर वहीं लेटने लगती है, घूमने लगती है, गोल गोल कर रही होती है। और इन चीज़ के नौटंकी को देखकर लियन कहता है कि चलो भी यार, इतना भी नौटंकी मत करो, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, मैं एक नज़र में ही देखकर ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ। और तभी फिर भी यह लड़की शर्मा रही होती है और लियन कहता है कि वैसे यह जगह कौन सी है, क्या तुम मुझे बता सकती है कि जो सोंग फॉरेस्ट है, जो सोंग यू यांग सिटी है, वह यहाँ से कितनी दूर मौजूद है। यह सुन वह लड़की घूमकर कहती है कि क्या सोंग यू यांग सिटी, आपका मतलब है कि मर्चेंट एलायंस का मुख्यालय क्या सो यांग सिटी से आप है, क्या वह उत्तरी क्षेत्र में नहीं है ना हमारे यहाँ से। तभी लियन कहता है कि क्या तो यह उसके उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है यह जगह। और यह सुन वह लड़की कहती है कि यदि हम कल रात बहुत दूर नहीं आए होंगे तो जो यहाँ पर की ज्योग्राफी है उसे देखा जाए तो हम अभी भी उत्तरी क्षेत्र में रहने चाहिए, लेकिन जो यह जगह है वास्तव में पूर्वी क्षेत्र से भी संबंधित है और थंडर वितरण सेक्टर से उसके बीच में है। यह दोनों सीमाओं के बीच में यह सिटी मौजूद है। और इस किराए को घर को देखकर और इसके सजावट को देखकर मैं बता सकती हूँ कि यह बिग टीपर सेक्ट के पास नानहू सिटी होना चाहिए। मैं बिग टीपर सेक्ट से बिलोंग करती हूँ, वहाँ की स्टूडेंट हूँ। लियन कहता है कि क्या नानहू सिटी और बिग टीपर सेक्ट, यह थोड़ा जाना पहचाना लगता है लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है। क्या आप आसपास कोई बड़ा सा टेलीपोर्टेशन एरिया को जानते हैं? यह सुन वह कहती है कि क्या आप हमारे बिग टीपर सेक्ट को नहीं जानते हैं? हमारे सेक्ट के पास एक बड़ा सा टेलीपोर्टेशन यंत्र भी तो मौजूद है जो आप खोज रहे हैं। हमारे अलावा इस नानहू सिटी में एक थंडर विंड मर्चेंट गिल्ड है, जिसके बीच में इनका सिटी आता है। हमारे अलावा नानहू सिटी में थंडर मर्चेंट गिल्ड भी है, लेकिन उनका टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन केवल 10,000 मील की दूरी को ही कवर करता है। और क्रॉस रीजन टेलीपोर्टेशन के लिए आपको और आगे जाना होगा, जो कि यूफेंग सिटी या फिर टाइड लिसनर हाउस है, वहाँ पर जाके टेलीपोर्ट हो पाएंगे। यह सुन लियन कहता है कि क्या टाइड लिसनर हाउस, और वह यहाँ पर याद करता है इस मिरर वाले बंदे को आप लोग याद कर सकते हैं जिसे मेरू माउंटेन में देखे थे। और लियन इसके बारे में याद करते हुए कहता है कि मेरू माउंटेन में वापस जू किंग ज्वार का घर है, वहाँ पर उस सेक्ट के पास पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी शक्ति मौजूद है। उनके टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है मेरे लिए। और यहाँ पर यह लड़की अपने जूतों को पहनते हुए कह रही होती है, हमारे बिग ट्रिपर सेक्ट का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन आपको यूफेंग सिटी या टाइड लिंसन हाउस के दोनों क्षेत्रों में ले जा सकता है। यदि आप सोंग यूयांग सिटी पहुँचना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको पहले इन दो स्थानों में से किसी एक जगह पर जाना होगा। तभी लियन कहता है कि क्या आपका बिग डीपर सेक्ट अपना टेलीपोर्टेशन यंत्र किराए पर देता है? आपके सेक्ट का लीडर का और कल्टीवेशन लेवल क्या है? यह सुन वह लड़की कहती है कि क्या बाहरी लोगों के लिए हमारे सेक्ट का जो टेलीपोर्टेशन अरे है उसका उपयोग करना संभव तो है, लेकिन यह बहुत ही कम होता है। हमारे सेक्ट के लीडर की जहाँ तक कल्टीवेशन की बात की जाए, वह याद करते हुए बताती है कि हाँ, वे एक सोवरेन लेवल पर पहुँच चुके हैं, सोवरेन रियलम में पहुँच चुके हैं। यह सुन लियन कहता है, अरे यार फिर से मार्शल सोवरेन लेवल, आखिरकार उससे उधार लेना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। और यह लड़की बताती है कि हमारे सेक्ट के जो लीडर है वह संभवतः कुछ समय पहले ही मार्शल सोवरेन में कदम रखे हैं। शायद आपको थंडर मर्चेंट गिल्ड के टेलीपोर्टेशन एरे पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वे एक व्यापारी गिल्ड है। इसलिए जब तक आपके पास पर्याप्त मात्रा में पिरामिडियल स्टोन है वे सहमत हो जाएंगे। यह सुन लियन अपने मन में कहता है कि क्या पिरामिडियल स्टोन वह ऐसी चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा कमी मुझे महसूस हो रही है। और वह वहाँ पर टेबल की ओर जाकर बैठते हुए करा होता है, ऐसा लगता है कि नानहू सिटी काफ़ी समृद्ध जगह है, अन्यथा थंडर विंड मर्चेंट गिल्ड यहाँ एक बिग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन कभी भी स्थापित करने में सक्षम नहीं होता, उसका खर्चा बहुत आता है। वह सुन लड़की कहती है, वास्तव में जो नानहू सिटी है यह फायर क्रिस्टल माउंटेन श्रृंखला के बिल्कुल बगल में है, जो भारी मात्रा में लोह गोल्ड क्रिस्टल का उत्पादन करता है, जो कि आध्यात्मिक लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा उससे फायदा होता है। लियन कहता है कि क्या आयरन गोल्ड क्रिस्टल ऐसा मटेरियल जो कि थंडर मर्चेंट गिल्ड के लिए काफ़ी प्रमुख और लाभ स्रोत है, इसलिए वे यहाँ पर आते हैं। इस मौलिक क्रिस्टल का जो उपयोग है, इसका जो मटेरियल है, इसका उपयोग टॉप ग्रेड के फायर मटेरियल को दोगुना करने के लिए किया जाता है। इसे किसी भी जुआन आर्टिफैक्ट में मिलाकर रिफाइन किया जा सकता है, जिसकी वजह से यह रिफाइनर्स के बीच में काफ़ी मेन मटेरियल और प्रिय मटेरियल के रूप में प्रसिद्ध है। लड़की कहती है, हाँ एक और रास्ता तो है, यदि कल हमारे सेक्ट में जूनियर स्टूडेंट्स का टूर्नामेंट होने वाला है, यदि आप वहां पर टॉप 3 में स्थान बना लेते हैं तो आपका जो अनुरोध है वह सेक्ट के लीडर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसमें टेलीपोर्टेशन अरे का उपयोग करना भी शामिल है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तभी यह सुन लियन कहता, ओह तो ऐसी बात है, टॉप 3 लेवल पर आना, क्या तुम इसके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट्स हो कि तुम वहाँ पर पहुँच पाओगी? यह सुन वाली लड़की कहती है कि मैं अभी भी 6 स्टार मार्शल ग्रैंड
ग्रैंड मास्टर में पहुंची हूँ। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं टॉप 3 में आऊँगी, लेकिन मैं टॉप 10 लोगों में तो ज़रूर ही आऊँगी, जगह बना पाऊँगी। जहाँ तक टॉप 3 की बात रही, मैं शायद नहीं। और यह कर वह सोचकर हेजिटेट कर रही होती है और कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके इस मासूमियत को देखकर लियन कहता है कि आप वाटर रिलेटेड मार्शल आर्ट सीखती हैं, है ना? मैं यहाँ पर आपके जीतने की संभावना को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली टेक्निक सिखाऊंगा, यह कैसा रहेगा? यह सुन वो लड़की कहती है क्या? लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वाटर आइस पाम का प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि ऐसी टेक्निक है जो बिग डीपर सेक्ट में जितने भी लोअर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में काफ़ी स्पेशल माना जाता है। यह पहले से ही काफ़ी पावरफुल टेक्निक है। और हम तभी देखते हैं लियन जाकर जल्दी से उस लड़की को पकड़ता है और उसके माइंड पर कंट्रोल करते हुए उसे वह टेक्निक सिखाते हुए कहता है कि शांत हो जाओ और बिल्कुल भी मेरा प्रतिरोध मत करना। और हम देखते हैं वह लड़की अलग ही दुनिया में खो जाती है। उसके आंखों में एक वाटर टेक्निक घूम रही होती है और हमें दिखाया जाता है उस वाटर टेक्निक में कोई मैन होता है जो उस वाटर टेक्निक को कल्टीवेट कर यूज करके दिखा रहा होता है। और लियन अपने मन में कहता है कि अच्छी बात है कि इस लड़की की जो असोल पावर है वह काफ़ी कमज़ोर है और टेक्निकली रूप पर काफ़ी प्रशंसा करने वाली बात है कि यह कुशल तरीके से मेरी चीज़ों को सीख पा रही है। अन्यथा यदि कोई और भी होता जो इसका विरोध करता तो हम दोनों काफ़ी मुसीबत में पहुंच जाते। मतलब कि उस टेक्निक को सीखने के बजाय उसे नहीं सीख पाती और थोड़ा सा रुकने की कोशिश करती या फिर हेजिटेट करती और थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर पड़ती तो दोनों को नुकसान हो सकता था। और वह लड़की इन्हीं ख्यालों में खोई हुई होती, उस टेक्निक को सीख रही होती है। और उस पूरे टेक्निक को देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है और हाँपने लगती है और हाँपते हुए कहती है आखिरकार ये टेक्निक क्या थी, इसे आखिरकार क्या कहते हैं, यह इतना शक्तिशाली और इतना प्रभावी कैसे हो सकता है? तभी लियन बताता है कि यह जो पाम अटैक है या जो पाम टेक्निक है इसे फ्लोइंग एफिशिएंसी लाइक वाटर टेक्निक कहते हैं। आपने अभी जो देखा वह एक मार्शल सोवरेन के द्वारा उपयोग किया गया वाटर टेक्निक था जो पहाड़ों को और समुद्रों को पलटने के लिए काफ़ी है। यदि आप इसे पूरी तरह से समझ सके तो आप 8 स्टार या 9 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर के लेवल तक के बंदों को चुनौती दे सकते हैं। उसे हराने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। यह सुनकर लड़की कहती है कि वाटर की इस तरह की खतरनाक टेक्निक का उपयोग करना मार्शल सोवरेन द्वारा, अगर उस घटना को मैं देखूं तो मेरी चेतना पूरी तरह से क्रश हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। इसकी शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि हमारे सेक के लीडर झांग लिंगुआ वह इस तरीके के खतरनाक टेक्निक का भी उपयोग शायद नहीं कर पाएंगे। और वह लड़की कहती है आखिरकार आप वास्तव में कौन है, मुझे बताएं। तभी लियन कहता है कि ओए मैं एक अल्केमिस्ट हूँ जो कि हर तरह की चीज़ों में सक्षम है, इसलिए मुझे समझना छोड़ दो और मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारे पास अभी किसी तरह से प्रीमिडियल स्टोन मौजूद है? यह सुन वह लड़की तुरंत ही खुश हो जाती है और अपने पास एक थैले को निकालते हुए कहती है कि हाँ, मेरे पास 500 से ज़्यादा प्रीमिडियल ग्रेड के प्रीमिडियल स्टोन मौजूद है, क्योंकि मेरे जो मास्टर है वह मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए मेरे पास मेरे साथियों से कहीं ज़्यादा प्रीमिडियल स्टोन मौजूद है। इन्हें ले लो, इनका स्वतंत्र रूप से उपयोग करो, क्योंकि मैं यहाँ पर रुककर तो उस टेक्निक को सीखने में समय देने वाली हूँ। यह सुन लियन कहता है क्या 500? इसे तुम ही रख लो, इसे देने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और वह अपने मन में कह रहा होता है कहीं मैं विनम्र तो नहीं हो रहा हूँ, लगता है कि यह बहुत ही कम नहीं है। और यह लड़की कहती है कि आपने मुझ पर एहसान किया है, आपको बिल्कुल भी विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज केवल उस पाम अटैक को ही सीखने में ध्यान लगाऊंगी, इसलिए मैं इसे जब सीख जाऊंगी और एक बार सेक्ट के लीडर की स्टूडेंट बन जाऊंगी तो मेरे पास और भी अधिक प्रीमिडियल स्टोन आ जाएंगे, इसलिए आप इसे बिना चिंता किए खर्च कर सकते हैं। तभी लियन उसे वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए छोड़ देता है, कहता है ओह चलो चलते हैं हम यहाँ से अब। और वह लड़की वहाँ बैठे बैठे कल्टीवेट कर रही होती है और लियन भी वहाँ पर बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। और यह लड़की कहती है अरे मैंने तो उसका नाम पूछा ही नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है लियन वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के अंदर आ चुका होता है और अंदर की ओर आते हुए कहता है कि ओल्ड युवान कैसा चल रहा है? और युवान कहता है या हाफ बीस्ट और हाफ आर्टिफैक्ट, वास्तव में इसे किसने रिफाइन किया है बच्चे? और वह काफ़ी खुश लग रहा होता है। वह कहता है कि मैंने ऐसी चीज़ें के बारे में पहले कभी नहीं सुना है, आपको मुझे उससे मिलवाना चाहिए जिसने इसे रिफाइन किया है। आखिरकार वह किस तरीके का अल्केमिस्ट था, किस तरीके का रिफाइनर था जिसने यहाँ पर एक असाधारण चीज़ को सिद्ध कर दिया है और इतिहास में एक नई दिशा को बदल दिया है। तभी लियन कहता है धीरे से कि आपको इसका आंसर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन वह मैं हूँ। और हम देखते हैं सुनकर एल्डर कहता है कि हैं ठेंगा, चलो भी मैंने पहले ही तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसे देखा है, सोल पावर को भी देखा है, क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई बेवकूफ़ समझ रहे हो? ईमानदारी से बताओ इसे किसने रिफाइन किया है? आप केवल 6 ईयर के एल्केमिस्ट है और ये 8वें रैंक का जुआन आर्टिफैक्ट है, इसे तुम कैसे रिफाइन कर सकते हो? लियन कहता है कि ठीक है, मैं इसे रिफाइन करने की प्रक्रिया को बता सकता हूँ, आखिरकार मैंने इसे कैसे रिफाइन किया तो मैं मूल तौर से बताऊँ। जब एक अल्केमिस्ट अपनी सामग्रियों को रिफाइन करने की शुरुआत करता है, इसमें साझा करता है, तो स्वतः उसकी शक्ति जो होती है वह उसकी सोल पावर पर डिपेंड करती है। लेकिन जब मैंने सोल फ्यूजन टेक्निक का उपयोग किया जिससे मेरी सोल पावर और भी अधिक बढ़ गई, इसके वजह से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं इसे रिफाइन कर पाया। लियन अपने मन में कह रहा होता है बेशक मैंने यहाँ कुछ हिस्सा छोड़ दिया है कि मैंने यहाँ पर माउंटेन एंड
रिवर क्लोड्रॉन का भी इस्तेमाल किया था, अन्यथा इसे रिफाइन करना बिल्कुल संभव नहीं था। और वह यासुन एल्डर कहता है कि क्या बात तो तुम्हारी सही लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है। लियन कहता है कि जब मैं अपनी सोल को यहाँ पर फ्यूजन करता हूँ और इसे 6ठी रैंक के पीक पर ले जाता हूँ, इसका मतलब मैं 7वीं रैंक के चीज़ को रिफाइन कर सकता हूँ, जिससे मुझे 7वीं रैंक की आर्टिफैक्ट मिल सकती है। जब मुझे उसकी अनुमति मिल सकती है तो मैं यहाँ पर थंडर टेलिब्रेशन या फिर और भी मटेरियल्स का उपयोग करके 8वीं रैंक के मार्शल सुप्रीम लेवल के बीस्ट को रिफाइन कैसे नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम्हें यह तर्क संगत नहीं लग रहा है? यह लिटिल स्टोन बीस्ट का हार्ट का पार्ट है जिसे इसने डिफाइन किया है, इसे देख रहा होता है। और यह सुनील एल्डर युवान कहता है कि जैसा कि मैं यहाँ पर देखूँ तो यह सैद्धांतिक तौर पर, लिखावटी तौर पर तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन इसे प्रक्रिया में लाना इतना भी आसान नहीं हो सकता है। यह जो हाफ बीस्ट और हाफ आर्टिफैक्ट का मिश्रण है, मिक्सचर है, ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा है। लियन कहता है कि रिफाइनर के पूरे इतिहास में हर समय नई चीज़ों का खोज होते रहता है और महज या किसी तरीके से संयोगवश हो जाता है। और लियन यहाँ पर कह रहा होता है कि अब जो हमारा लिटिल डायमंड है वह 8वें दर्जे के मार्शल सुप्रीम के लेवल तक पहुँच चुका है और इसकी बॉडी जिस मटेरियल से बनी है वह 8वीं रैंक की जुआन वेपन की मटेरियल के बराबर है। और वर्तमान में इसकी जो आत्मिक शक्ति है मैं इसकी मरम्मत नहीं कर सकता हूँ और इसके कारण से मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकें। तभी यहाँ पर यासुन एल्डर कहता है कि इसमें अभी भी बीस्ट के गुण मौजूद हैं और इसकी जो स्टोन के बीस्ट की जो बॉडी है वह स्वयं को खुद को हील करने की कोशिश कर रही है, उसमें सक्षम हो रही है। हालांकि इस चीज़ के दौरान काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और इसकी बॉडी एक 9वीं रैंक के दर्जे के मटेरियल से बनाई गई है जो इसे इस स्तर से अधिक लेवल तक पहुँचाती है, जिससे यहाँ पर इसे रिफाइन करने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो जाएगी और पर्याप्त समय लगेगी। इसलिए यह स्वयं को पूरी तरह से पुनः स्थापित कर लेगा, लेकिन काफ़ी समय लगेगा। ये सुन लियन कहता है कि ओल्ड युवान, मेरे पास वही चीज़ तो नहीं है, मेरे पास समय की ही कमी है, इसलिए मैंने तो तुम्हें यहाँ पर लाया है। मेरे योजना यही है कि जब तक यहाँ पर स्टोन बीस्ट के हार्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है तब तक इसके बॉडी की जो बाकी पार्ट्स है उन्हें रिफाइन किया जा सकता है। वह आसानी तौर पर एक जाहिर तौर पर एक टॉप ग्रेड के मटेरियल है जिन्हें आप एक अपने पावर से 8वें दर्जे के अल्केमिस्ट के सोल पावर से रिफाइन कर सकते हैं। आपको इसमें किसी भी तरीके से कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसमें आप तो सक्षम होने चाहिए। यह सुन एल्डर युवान कहता है चलो ठीक है, मैं तो इसे रिफाइन कर दूंगा, लेकिन इसके लिए पहले मुझे एक ट्रैपोर्ट की आवश्यकता होगी। तुमने इसे किस ट्रैपोर्ट से रिफाइन किया था, पहले मुझे वह दो। यह सुन लिया ने यहाँ पर हेजिटेट करते हुए कहता है कि नहीं, मैं वह अब तो आपको नहीं दे सकता हूँ। वह एक पर्पल रैंक की ट्रैपोर्ट थी जो कि नष्ट हो चुकी है, मैंने उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। और लेने अपने माथे को खुजलाते हुए कहता है कि एल्डर, क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मेशन टेक्निक नहीं है जिसकी मदद से आप अपने हाथों से ही उसे रिफाइन कर पाए? यह सुन एल्डर युवान कहता है कि तुम लापरवाह मूर्ख बेवकूफ़, तुमने अपने ट्रैपोर्ट को यहाँ पर एक फाइटिंग वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया। इस तरह की चीज़ कौन करता है? यहाँ पर उसका मरम्मत करना पहला प्रयास है मेरा। अगर मेरे पास यहाँ पर 8वीं रैंक का एक ट्रैपोर्ट भी नहीं होगा तो मैं उसे यहाँ पर किस तरीके से कर पाऊंगा रिफाइन? इसके लिए मैं इनकार करता हूँ। यदि यह मटेरियल या हार्ट किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर हम इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर एल्डर अपने मुंह को बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो खजाना है उसे देखकर लगता है कि तुम होली क्षेत्र से भी ज़्यादा अमीर हो, फिर भी जब समय आती है तो तुम हमेशा कंगाल हो जाते हो जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मेरी शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए मुझे पहले कुछ स्टार लाइट स्टोन ला कर दो, नहीं तो मुझे होली क्षेत्र में लेकर वापस छोड़ दो यहाँ पर इस लिटिल स्टोन और वर्ल्ड कोन मोन्यूमेंट के साथ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसे ठीक तरीके से मॉडिफाइन कर तुम्हें दे दूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। यह सुन लियन कहता है, ओ ऐसी बात है, मैं 8वीं श्रेणी की ट्रैपोर्ट तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आपकी जो सामग्री है उसे यहाँ पर ला कर दे सकता हूँ। जहाँ तक बात रही एक स्वयं की ट्रैपोर्ट बना लीजिएगा आप, और स्टार लाइट स्टोन बहुत महंगे नहीं है, मैं उन्हें नानहू सिटी से व्यापारी संघ से, व्यापारी गिल्ड से जाकर ले आऊँगा। मैं अभी वहीं पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर हमें नानहू सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसे देख लियन कर रहा होता है। चारों ओर पूछने पर स्थिति की सामान्य समझ में आ रही है मुझे यहाँ की, लेकिन पूरे नानहू सिटी में केवल एक ही प्रमुख व्यापारी गिल्ड है जो कि थंडर व्यापारी गिल्ड है। यहाँ पर सभी छोटे और बिखरे हुए व्यापारी उसी के द्वारा कंट्रोल और नियंत्रित किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि थंडर विंड मर्चेंट गिल्ड का यहाँ पर आयरन गोल्ड क्रिस्टल व्यवसाय के रूप में काफ़ी फेमस मौजूद है और इसकी सारी शक्तियाँ इसी के पास अभी हासिल हैं। इसकी वजह से इसने यहाँ पर इस तरीके से अपने दबदबा को बना रखा है, लेकिन यह मर्चेंट गिल्ड में टॉप 3 मर्चेंट गिल्ड्स में भी नहीं आता है। हालांकि अपने आप को काफ़ी लो फिगर रखता है और इसकी शक्तियाँ के बारे में कोई भी नहीं जानता। इसकी शक्तियाँ, इसकी पावर्स रहस्य बनी हुई हैं कि इनके औकात कितना है इसके बारे में कोई नहीं जान पा रहा है, लेकिन वे शायद यहीं कहीं पर अपना अन्य व्यापारी संघ भी सहयोग तौर पर बना रहे हैं, मतलब कि अपने आप व्यापार को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं छोटी छोटी इकाइयों में छिपकर। और फिर वह सामने की ओर एक गिल्ड को देखता है और उसके बारे में कुछ सोचता है, और यह जो गिल्ड है इस गिल्ड का नाम जी यून मर्चेंट गिल्ड है। और हम देखते हैं उसके अंदर लियन जाता है जहाँ की लड़की कह रही रहती है कि वेलकम वेलकम। लियन कहता है कि क्या आपके गिल्ड के लीडर यहाँ मौजूद हैं? यह सुनकर लड़की कहती है आपका मतलब है कि यहाँ पर हमारे मेन
प्रेसिडेंट से है, वू चेन से। और वो अपने मन में कर रही थी इस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखकर और लगता है कि यह कहीं का यंग मास्टर है और इसके पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा है। और वो तभी लियन कहता है हाँ मैं उससे ही मिलना चाहता हूँ। ये लड़की कहती है कृपया करके मेरे पीछे आए। और हम देखते हैं यहाँ पर तभी वो एक बंदा आकर कहता है वेट करो, रुक जाओ। मैंने अभी जब कहा कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है तो तुमने मेरे मुलाकात को यहाँ पर उसका विरोध किया, मना कर दिया और आप मेरे सामने यहाँ पर किसी और व्यक्ति को उससे मिलने के लिए लेकर जा रही हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वह एक मोटा भद्दा लड़का होता है जो कह रहा होता है कि अब यहाँ पर एक बंदर सा दिखने वाला बदमाश अचानक से आता है और तुम उसे यहाँ पर पर्सनली तौर पर अंदर लेकर जा रही हो। तभी उसके पीछे एक और लड़की आते हुए कह रही होती है कि यंग मास्टर लियांग, हमारे मूल्यांकनकर्ताओं ने पहले ही आपके एज्योर नेदर स्टोन्स का निर्णायक मूल्यांक दे दिया है। मतलब कि यहाँ पर ये बंदा कुछ स्टोन लेकर आया बेचने के लिए जिसका इसका कीमत मिल चुका है, लेकिन यह यहाँ के लीडर से मिलना चाह रहा है। और वो लड़की कहती है कि आप लीडर से नहीं मिल पाएंगे, कृपया किसी अन्य दिन आए। और हम देखते हैं यह सुनकर वह बंदा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह उस लड़की को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि किसी और दिन मैं यहाँ पर लौट कर आऊँ। माई एस, आखिरकार मैं यहाँ पर टॉप ग्रेड के एज्योर नेदर स्टोन लेकर आया हूँ जिन्हें तुम लोअर लेवल के स्टोन बता रही हो और उन्हें यहाँ पर लेने से खारिज कर रही हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है इस तरीके से मुझे बाहर निकालने की, साहस करने की। यहाँ नानहू सिटी में आखिरकार जिन यून व्यापारी गिल्ड कब से इतना एरोगेंट हो गया है। और हम देखते हैं वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, उसके साथ उसके कुछ गार्ड भी होते हैं पर्सनल। और वह कह रहा होता है कि यह यहीं पर खत्म नहीं होगा, वू चैन को मेरे सामने लेकर आओ और उसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहो, यह सब कुछ ऐसे खत्म नहीं होने वाला है। ये लियन उस लड़की से कहता है कि क्या जी यून मर्चेंट गिल्ड के पास अब कोई गार्ड मौजूद नहीं है यहाँ पर। और वह लड़की कहती है कि यंग मास्टर कृपया इसे नज़रअंदाज करें, यहाँ अन्य लोग इस स्थिति को संभाल लेंगे, आपके काम के लिए बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। यह सुन हम देखते हैं वह मोटा बंदा कहता है कि तुम बहुत ही नीच नौकरानी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से नज़रअंदाज करने की। इस औरत को घसीट कर ले जाओ और उसे खूब पीटो, उसे पीटना शुरू कर दो जब तक कि मेरा मन नहीं भरता, उसे पीटते रहो। वे जो यहाँ पर वू चैन को माफ़ी मांगने के लिए बाहर लेकर आना होगा इन्हें। तभी लियन इस स्थिति को जायजा करते हुए अपने मन में कहता है कि तो यहाँ पर जियून मर्चेंट गिल्ड, यहाँ पर डिंग लिंगर ने मुझे इसके बारे में बताया था। जियून मर्चेंट गिल्ड जो है वह तियानु मर्चेंट गिल्ड के अंदर आता है, उस मर्चेंट अलायंस का सदस्य भी है। यदि यह यहाँ पर यह जो मर्चेंट गिल्ड है यह गवर्नर का अस्थायी सदस्य नहीं है, फिर भी इसकी शक्ति एक मिडिल लेवल के स्थानीय गिल्ड के बराबर होना चाहिए जहाँ पर काफ़ी पावरफुल बंदे होंगे। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, वे बस किसी बदमाश को अपना यहाँ पर दबदबा दिखाने दे रहे हैं। उसका लीडर कहाँ है पता नहीं है, वह भी नज़र नहीं आ रहा है, जबकि उसने लोगों को यहाँ पर खुलेआम अपमानित करना शुरू कर दिया है, फिर भी वह सामने नहीं आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं वह मोटा ठकी बनकर कर रहा होता है, कम से कम यह लड़की ठीक ही तो दिख रही है, चलो सबसे पहले मैं इसके साथ मजे करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि इसके साथ क्या किया जाए। और वह ऐसे कसकर खींचकर एक थप्पड़ मारने वाला होता है, रेप्टा अपने हाथ को चला रहा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से लियन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है ये छोटा सा टिंगू आखिरकार खुद को क्या समझ रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पर वह मोटा कहता है कि ओए तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ के नहीं लग रहे हो, लगता है तुम नानू सिटी में पहली बार आए हो, तुम वास्तव में मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहे हो, तुम्हें मालूम भी है मैं कौन हूँ, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। तभी लियन कहता है कि क्या मुझे तुम बताओगे, आखिरकार तुम्हारे जैसा बदसूरत एक छोटा सा कीड़ा क्या ही कर सकता है और तुम इतना यहाँ पर खुद को ऊंचा दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे हो, तुम कितने शक्तिशाली हो, थोड़ा मुझे बताओगे। क्या तुम यहाँ पर जियून मर्चेंट गिल्ड में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को ऐसे पीट कर जैसे या आपका निजी खेल का मैदान हो, पर्सनल ग्राउंड हो खेलने का। और लियन उसके हाथ को और मरोड़ रहा होता है। तभी उस दर्द को सहते हुए लड़का कहता है ओए बदमाश ब्रेट, क्या तुम जानते भी हो कि मेरे पिता कौन है। मेरे पिता यहाँ पर ली यांग है, वे क्रीसेंट मून सेक्ट के उप लीडर हैं और वे एक 9 स्टार मार्शल एम्परर हैं। क्या तुम्हें मालूम भी है मैं यहाँ पर लिंग कुआन का उनका एक लौता बेटा हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी यहाँ से जाने दो और मेरे हाथ को छोड़ दो। हम देखते इस लेवल के पावर को सुनने बाद लियन उसके हाथ को और मड़ोते हुए अपने माथे को खुजलाते हुए कहता है कि क्या केवल 9 स्टार मार्शल एम्परर लेवल की कल्टीवेशन के साथ तुम एक यहाँ पर गिल्ड को और हिलाने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पर वह एक सेक्ट का लीडर भी बन चुका है। आखिरकार यह किस तरीके से जून व्यापारी गिल्ड हो सकता है, वह तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। और हम देखते हैं लियन उसके हाथों को मोड़ते जा रहा होता है, उसी से वजह से उसके काफ़ी दर्द हो रहे होते हैं, चीखें निकल रही होती है। और वह कहता है प्लीज़ पहले मुझे बताओ कि तुम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट कैसे समझ सकते हो, आखिरकार तुम हो कौन। और हमें यहाँ पे राइटर के द्वारा लिखा हुआ दिखाया जाता है कि यदि आप एक बड़ी बातें करना चाहते हैं तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे सामने वाला बंदा वह कितना ताकतवर है, इसका सियोरिटी कर ले, उसके बाद उससे पंगा ले, जो लियन ने यहाँ पर किया है। और इसी सीन के साथ यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अब तुम लोगों की बारी है, लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।